Hi friends, last time in my last lecture we had discussed about the three cardinal philosophies which govern the Indian Evidence Act. The three cardinal philosophies which we discussed in detail in my previous lecture were first the best evidence rule, which we contrasted with the best rule of evidence. We then went on to discuss the necessity of relevancy and its connection with admissibility. And the third aspect we saw, appreciation of evidence. We now go to the act per se. First, let me talk a little bit about the scheme of the act. Evidence Act is divided into three parts. इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं. Evidence Act has 5 parts, 2 parts, 3 parts, 7 parts. So please remember, Evidence Act has 3 parts. These 3 parts are divided into 11 chapters and 167 sections. Out of these, section 2 was repealed. So effectively we have 166 sections in the Evidence Act. Part 1 deals with relevancy of facts, जो हमने कल डिस्कस किया था. So relevancy of facts के अंदर first chapter is preliminary, जिसके अंदर 4 sections हैं, जो basically introductory in nature है. Chapter 2 from section 5 to 55 deals with relevancy of facts. सारे कौन से facts relevant है ये बताता है. Part 2 deals first, the title is on proof, proving of things. उसके अंदर chapter 3 facts which need not be proved, which means judicial notice कहां लिया जा सकता है. Chapter 4 of oral evidence. Oral evidence पे law क्या है, section 59 and 60. Chapter 5 पूरा documentary evidence है. Documentary evidence आपका शुरू होता है section 61 से लेकर 90A तक. सारा law documents का यहां आ जाता है. Chapter 6 exclusion of oral or documentary evidence and ambiguities of documents, section 91 से लेकर section 100 तक. फिर शुरू होता है हमारा आखिरी पार्ट, पार्ट 3. पार्ट 3 का टाइटल है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस. इसके अंदर चैप्टर 7 पहले डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ. ये 101 से शुरू होकर 114A तक, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ. चैप्टर 8 जो है, जैसा कि मैंने कहा था, छीटे हैं सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स के. एस्टॉपल 3 सेक्शन है, 115, 116, 117. चैप्टर 9 डील्स विद ऑफ विटनेसेस, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस वगैरह वगैरह, सेक्शन 118 से सेक्शन 134. उसके बाद है हमारा चैप्टर 10. चैप्टर 10 ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, उनका एग्जामिनेशन का तरीका एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, सेक्शन 135 से लेकर 166. और आखिरी चैप्टर, चैप्टर 11, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस. ये अकेला ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ एपेलेट कोर्ट से डील करता है. सेक्शन, एक ही सेक्शन है इसमें, 167. इसका एक पहले शेड्यूल होता था जो पहले ही रिपील हो गया है. सो वी हैव नो शेड्यूल नाउ विद इंडियन एविडेंस एक्ट. ये तो था इसका, जो मैं कह सकता हूं स्कीम. स्कीम क्या है इसकी? नाउ लेट्स गो टू द इंडियन एविडेंस एक्ट पर से. प्रियम्बल कल हमने पढ़ा.
और प्रियम्बल के साथ हमने ये भी देखा कि हाउ इज इट कंसोलिडेटिंग, हाउ इज इट डिफाइनिंग एंड हाउ डज इट अमेंड। ये सारे एस्पेक्ट हमने हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और कॉमन लॉ के एस्पेक्ट्स में देखे थे। पार्ट 1 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में 4 सेक्शन से, जिसमें से सेक्शन 2 रिपील हो गया है। तो अब आते हैं हम सेक्शन 1। जहां तक सेक्शन 1 का सवाल है, हमेशा किसी भी लॉ का सेक्शन 1 जो होता है वो जुरिस्डिक्शन से डील करता है। जुरिस्डिक्शन जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, स्पेशली जब मैं एविडेंस एक्ट की बात करता हूं। जुरिस्डिक्शन जैसे सीपीसी में बहुत तरह की हैं, टेरिटोरियल भी है, सब्जेक्ट मैटर भी है, पेक्यूनरी भी है, वगैरह वगैरह। जब मैं एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूं तो सेक्शन 1 2 तरह की जुरिस्डिक्शन से डील करता है। पहला, जैसा कि मैंने बोला, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और दूसरा सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव किस पे अप्लाई करता है और नेगेटिव किस पे अप्लाई नहीं करता है। सो इस चीज को दिमाग में रखते हुए अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 पे लेट मी टेल यू, इंटरव्यू का पेट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ अस टेंड टू इग्नोर सेक्शन 1, बट लेट मी एश्योर यू, सेक्शन 1 पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आते हैं, मेंस के क्वेश्चन भी आते हैं, और इंटरव्यू का, जैसे मैंने बोला, एक बहुत पेट टॉपिक है। लेट्स गो टू सेक्शन 1। सेक्शन 1 says short title, extent and commencement. शॉर्ट टाइटल क्या है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। When did it come into force? लास्ट लाइन पे आ जाओ सेक्शन 1 की। And it shall come into force on first day of September 1872. प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, when did Evidence Act come into action? It came into action on 1st September 1872. It extends now the territorial jurisdiction. It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. 2 चीजें हमने यहां देखनी है। It extends to the whole of India. इंडिया क्या है? इसी एक्ट में जब हम आते हैं सेक्शन 3 में, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। टेरिटरी ऑफ इंडिया को मैं, जब हमारे आईपीसी के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि आईपीसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया पे लगती है, तो मुझे वहां पे आई स्पेंड अ कंप्लीट लेक्चर ऑन टेरिटरी। सो लेट मी नॉट spend time on the word India, the word territory of India here. इतना काफी है बताने के लिए कि टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्ड हम कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, वहीं पे लिखा हुआ है इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन आई गो टू आईपीसी। जो लिखा है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये अब चेंज हो गया है, ये पार्ट अब निकल गया है, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है हमारा 2019 का, पिछले साल का, उसके अंदर इस एक्ट में इन द 5th शेड्यूल टेबल 1 एंट्री 44th it is written Indian Evidence Act will apply to Jammu and Kashmir. So Indian Evidence Act now, by virtue of Jammu Kashmir Reorganization Act 2019, applies to Jammu and Kashmir also.
ये तो था टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब हम आते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन को अब मैंने जैसा कि बोला हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किसको अप्लाई करता है पॉजिटिव और किसको अप्लाई नहीं करता है नेगेटिव। तो एक बार पहले समझ लेते हैं कि किसको अप्लाई करता है मोटा मोटा। इफ आई वाज टू मेक अ फ्लो चार्ट, ज्यूरिसडिक्शन टेरिटोरियल, अब एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सब्जेक्ट मैटर पॉजिटिव, A, it applies to all proceedings, all judicial proceedings. सिर्फ इतना नहीं है, all judicial proceedings in or before a court. तो पहला, Evidence Act applies to all judicial proceedings in or before a court. Second, it applies to all courts martials. ये था पॉजिटिव। नेगेटिव, it does not apply A, to affidavits, B, it does not apply to arbitration. इन चारों को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी दिस इन डिटेल। पहला जो वर्ड है हमारा, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर अ कोर्ट। दो टर्म्स आ रहे हैं। पहला जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, दूसरा कोर्ट। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। पहले वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। The word judicial proceeding, I'll define in the words of main. See, पहली बात तो ये कि क्या ये कहीं किसी लॉ में डिफाइंड है? आंसर इज यस। Judicial proceeding is defined in section 2I of CRPC. वो प्रोसीडिंग्स कोर्ट की जो अंडर ओथ होती हैं, जहां एविडेंस अंडर ओथ लिया जाता है, 2I CRPC। बट एक बात याद रखनी है, एज अ जनरल रूल एक लॉ की डेफिनेशंस हम दूसरे लॉ में सुपर इंपोज नहीं कर सकते। एज अ जनरल रूल सिर्फ एक लॉ है जो हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डेफिनेशन हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो हर लॉ पे लागू होगी, और वो है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। तो कायदे से सीआरपीसी की डेफिनेशन हम इंडियन एविडेंस एक्ट में इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बट एक हमें रफ एस्टिमेट मिल जाता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग का डेफिनेशन कैसे दिया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज I ऑफ सीआरपीसी। इन अदर वर्ड्स, वो प्रोसीडिंग जो एविडेंस जहां अंडर ओथ लिया जाता है। अगर मैं मेन MAYNE मेन का डेफिनेशन लूं, judicial proceeding is any step in the lawful administration of justice in which evidence may be legally recorded for the definitive decision of the matter in issue in the case. अगर मैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में आऊं, मेरे पास एक जुडिशियल जजमेंट है, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गुलाम इस्माइल, इलाहाबाद की है, बहुत पुरानी है ये। सो इन क्वीन वर्सेस गुलाम इस्माइल, जज स्पैंकी थे, उन्होंने डिफाइन की थी जुडिशियल प्रोसीडिंग। ही हैज डिफाइंड जुडिशियल प्रोसीडिंग एज
any proceeding in the course of which evidence is taken under oath, or in which any judgment, sentence, or final order is passed on recorded evidence. पहला क्वेश्चन उठता है, हम जुडिशियल प्रोसीडिंग को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जुडिशियल का मतलब क्या है? यही एक सिंपल सा वर्ड है पर बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है. बहुत सारे मेरे पास अलग अलग जूरिस्ट की हैं. आई विल नॉट गो, आई वुड लाइक टू गो स्ट्रेट टू सुप्रीम कोर्ट. And I would like to quote that judgment of English law which the Honorable Supreme Court has quoted to understand the meaning of the word judicial. पहले तो मैं आपको बता दूं वो कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं. That important decision is S.D. Joshi versus High Court of Judicature at Bombay, 2011 Supreme Court, in which it has dwelt largely on a constitution bench decision in Harinagar Sugar Mills Limited का केस था पुराना. उसको बहुत ज्यादा उसको बेस बना के ये बेटर जजमेंट दी हुई है. इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में हमें ये जो हम पढ़ रहे हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर अ कोर्ट पूरा डिस्कस्ड है. तो इसी जजमेंट में से मैं एक चीज कोट करूंगा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है, विच इज एन इंग्लिश डिसीजन. व्हाट इज दैट इंग्लिश डिसीजन? रॉयल एक्वेरियम एंड समर एंड विंटर गार्डन सोसाइटी. Royal Aquarium and Summer and Winter Garden Society versus Parkinson. इसके अंदर जुडिशियल को डिफाइन किया गया. जुडिशियल वर्ड, द वर्ड जुडिशियल हैज टू मीनिंग्स. हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पहला वाला मीनिंग है उस पे एविडेंस एक्ट लगेगा, दूसरे वाले मीनिंग में नहीं लगेगा. सी द वर्ड जुडिशियल एंड द वर्ड जुडिशियस भाई बहन है. व्हेन आई फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, जुडिशियस, इवन जुडिशियल में वही चीज है. Always justice forms the basis of judicial. Now when we go to this, इसको दिमाग में रखते हुए अब ये दोबारा सुनते हैं. The word judicial has two meanings. It may refer to the discharge of duties exercisable by a judge. वो ड्यूटीज जो एक जज एक्सरसाइज करता है इन अ कोर्ट. अब वर्ड आ गया कोर्ट. सो वो ड्यूटीज जो एक जज एक कोर्ट में करता है वो जुडिशियल है. ये है पहला कॉनोटेशन. दूसरा मीनिंग, सेकंड कॉनोटेशन, और सेकंड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज which need not be performed in the court. वो ड्यूटीज जो कोर्ट में परफॉर्म नहीं हो रही हैं, बट विच नीड अ जुडिशियल माइंड. बट उनको जुडिशियली हमने आंसर देना है, उनको हमने उनका एडजुडिकेशन जुडिशियली करना है. इसका मतलब हो गया एक बहुत डीप चीज आ गई हमारे पास.
इसका मतलब ये हो गया कि जुडिशियल दो मायने रखता है। एक वो प्रोसीडिंग जो जज कोर्ट में चलाता है और एक वो प्रोसीडिंग जो जज कोर्ट में नहीं चला रहा है बट जस्टिस की जरूरत है। ऐसे कौन सी चीजें हो सकती हैं? ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स आर क्वासाई जुडिशियल। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? हम इतनी बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं? एक तो खैर मेरी आदत है, बुरी आदत है, बट आई कांट हेल्प इट, इसलिए मेरे स्टूडेंट्स बेस्ट होते हैं। पॉइंट ये होता है कि अगर वो जुडिशियल नहीं है, अगर वो क्वासाई जुडिशियल है, एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा। जब मैं कहता हूं एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्या मतलब हो गया? देखो, एविडेंस एक्ट एक बहुत टेक्निकल एक्ट है, बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है। बहुत जगह वो जुडिशियल डिस्क्रिशन को खत्म कर देता है, जुडिशियल रेस्ट्रेंट से भरा हुआ है। तो अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में ना लगाऊं तो वो बंदिशें खत्म। जो बंदिशें इंडियन एविडेंस एक्ट लगाता है, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो क्या हो गया? वो बंदिशें खत्म, बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। जो चीजें मना करता है ये, वो चीजें अलाउ हो जाएंगी। अगर हियर से मना करता है ये और तो वहां हो सकता है अलाउ हो जाए। इसीलिए हम ये इतना डिटेल पढ़ रहे हैं और यही रीजन है कि ये चीज आज के दिनों में इंटरव्यू में बहुत बार पूछ रहे हैं। ये बाल की खाल निकालनी जरूरी है हमारे लिए अगर हमें मास्टर बनना है। आई रिफ्यूज टू सेटल फॉर इवन द सेकेंड बेस्ट। यू हैव टू बी द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। कैसे बनोगे? हम खुद इंटरप्रेट करेंगे, जज हैं हम, कल के होने वाले जज हो आप सब मेरे। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू। कैसे होगा? एक एक वर्ड हम खुद इंटरप्रेट करेंगे। तो अब हम इंटरप्रेट कर रहे हैं वर्ड जुडिशियल, और जुडिशियल से हम आ गए दो पार्ट्स में। एक वो जो जज कोर्ट में करता है और एक वो जो कायदे से एडमिनिस्ट्रेटिव तरह का है, जो कोर्ट नहीं करता है पर कोर्ट जैसी एक चीज है जो करती है। उस कोर्ट जैसी चीज को मैं क्या कहता हूं? ट्रिब्यूनल। लेट्स नाउ गो टू द लॉ ऑफ ट्रिब्यूनल्स। क्या इंडियन एविडेंस एक्ट ट्रिब्यूनल्स पे लागू होगा? ये क्वेश्चन है। पहले समझ तो लें ट्रिब्यूनल है क्या। एक फेमस सेइंग है, ऑल कोर्ट्स आर ट्रिब्यूनल्स बट ऑल ट्रिब्यूनल्स आर नॉट कोर्ट्स। ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग क्या है? जो दूध का दूध, पानी का पानी करते, विच सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम द शाफ, वो होता है। कोर्ट का काम क्या है? यही है। पर कोर्ट की जो खास विशेषताएं हैं वो ट्रिब्यूनल में नहीं है। लेट्स सी क्या विशेषताएं हैं। लेट्स गो टू द डिफरेंस ऑफ अ कोर्ट एंड अ ट्रिब्यूनल। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अगेन जो मेरा है मेन फोकस है, ये जजमेंट है मेरे पास, उसके अंदर SD जोशी वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे। मैं कोट करना चाहूंगा इसमें, लाइक टू कोट दिस। आई एम कोटिंग द पैरा, प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनना। विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन and the problems of modern life, a large number of administrative tribunals have come into existence. These tribunals
have the authority of law to pronounce upon valuable rights. They act in a judicial manner. Some even take evidence on oath. But अब ये but BUT in capital letters है. But they are not part of the ordinary courts of judicature. हायरार्की में नहीं है. ये किस लिए बनाए गए? आगे मैं पढ़ता हूं. They share the exercise of the judicial power of the state. They are brought into existence. I'm specifically stressing this. They are brought into existence to implement some administrative policy or to determine controversies arising out of administrative law. तो ट्रिब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से जुड़े हुए कुछ अगर एक सिंगल मैटर है उसको डील करता है. कोर्ट्स डील विद एवरीथिंग. यानी कि स्पेशल मामले जाते हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के ट्रिब्यूनल्स में, और बाकी सारा रेजिड्यू जाता है कोर्ट्स में. Courts will deal after constitutional matters, criminal matters, civil matters. They have a hierarchy. हायरार्की का पार्ट है. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, पूरी हायरार्की जुड़ी हुई है. ट्रिब्यूनल्स अकेले होते हैं. एक चीज के लिए स्टेट की एक पावर होती है जो एक दबी हुई पावर होती है जिसको हम कहते हैं जुडिशियल पावर ऑफ अ स्टेट. वो अपनी इस थोड़ी एबनॉर्मल पावर को यूज करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को एक क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी में ले जाते हैं. तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, हो सकता है दे मे गिव अ फाइनल डिसीजन. कोर्ट्स वो कहे जी फाइनल डिसीजन देते हैं. May hear witnesses on oath. Both parties appear before it for a decision. अपील है उसकी कोर्ट में. कायदे से सारे वही इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं हमें कोर्ट के. Like to come back to the judgment. They are similar to courts, but are not courts. ये बेसिक लाइन है. They are similar to courts, but are not courts. ये लाइन कभी नहीं है. इसका प्रूफ क्या है हमारे पास? Let's take up Article 136 of the Constitution. 136 of the Constitution uses the word courts and tribunals. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिब्यूनल्स को कोर्ट से सिनोनिमस रखता, अलग लिखने की क्या जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन में? दैट इज वाई द वर्ड कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स आर सेपरेट, बिकॉज देयर आइडेंटिटी इज सेपरेट. दे आर नॉट इन द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स. तो अगर हम एक मोटा मोटा देखें फर्क क्या है? ट्रिब्यूनल्स डील विद स्पेसिफिक मैटर्स जो कायदे से स्टेट ने डिसाइड किए और जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में से आ रहे हैं. कोर्ट्स डील विद ऑल टाइप ऑफ केसेस. पहला फर्क. दूसरा, ट्रिब्यूनल कैन इवन बी मेड अ पार्टी टू अ डिस्प्यूट. कोर्ट कभी पार्टी डिस्प्यूट थोड़ा बनता है. सो ट्रिब्यूनल्स कैन इवन बिकम अ पार्टी टू द डिस्प्यूट्स. कोर्ट्स कैन नेवर बी
पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट देमसेल्व्स। ये दूसरा बड़ा फर्क है। तीसरा, जुडिशरी का होल रेंज ऑफ फंक्शंस है। डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन, लॉ को अपहोल्ड करना है, जुडिशियल रिव्यू, रेगुलेशन ऑफ लॉ वगैरह वगैरह, हायरार्की है पूरी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स तक, और आजकल तो गांव में भी आ गए ग्राम न्यायालय तक। ट्रिब्यूनल्स एग्जिस्ट सिंगली, दे एडमिनिस्टर ओनली सिंगल स्पेसिफिक मैटर्स। कैसे मैटर्स? कहां है ट्रिब्यूनल्स? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स, कैट है हमारे पास, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। टैक्स डिस्प्यूट्स, वी हैव इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स, वी हैव इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, वी हैव MACT, मोटर एक्सीडेंट्स कंपनसेशन वाले जो ट्रिब्यूनल्स हैं। इस तरह की चीजें ट्रिब्यूनल्स हैं। चाहे ये बिल्कुल कोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, बट कोर्ट्स नहीं है। इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। ट्रिब्यूनल्स, नेक्स्ट पॉइंट, adjudicate matters in special cases, and their adjudications are called awards. Adjudications of a judge are judgments, decrees. Tribunals do not follow any codes of procedure. Courts are bound by codes of procedure. तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों मैं वर्ड जुडिशियल पे इतनी देर से बात कर रहा हूं। जुडिशियल प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग है, जुडिशियल के दो मायनों में पहली वाली, जहां एक जज एक कोर्ट में एडजुडिकेट कर रहा है। द वर्ड वॉज जुडिशियल प्रोसीडिंग पहला। तो बेसिकली हमें कौन सी चीजें नहीं आती हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, लेट्स सी। जितनी इंक्वायरीज होती हैं, इंक्वायरी बाय कलेक्टर अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट, नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, एविडेंस एक्ट विल नॉट अप्लाई। SDM हेयरिंग अ इलेक्शन पिटिशन, ट्रिब्यूनल है, जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। जितनी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट्स में कमीशन बैठती हैं, 1000 कमीशंस बैठती हैं, पब्लिक सर्वेंट ने गोली चला दी, करप्शन कर लिया वगैरह वगैरह। ऑल कमीशंस which are appointed under the Commission of Inquiry Act 1952 are basically fact-finding bodies, not judicial proceedings. जहां तक ट्रिब्यूनल्स का सवाल है, I would like to quote another very important judgment on this. Union of India versus T.R. Verma, लैंडमार्क है ये, 1957 सुप्रीम कोर्ट। Quasi judicial tribunals are merely fact-finding bodies. Hence, the strict rules of evidence need not be applied to them. They will merely be governed by principles of natural justice. Bas. Equity, justice, good conscience, bas. Need not be governed by the strict rules of Indian Evidence Act. Departmental proceedings. हम किसी को डिसमिस करना है, उसकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करते हैं। क्या है वो? फैक्ट फाइंडिंग, नॉट जुडिशियल।
we have on this again Supreme Court, Sisir Das, SIR, Sisir Das versus State, 1955 Supreme Court. Departmental inquiries do not have strict application of law of evidence. यानी कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में हियर से एविडेंस यूज किया जा सकता है, हम करते भी हैं. अगला जो मेरा इंपॉर्टेंट वर्ड था, ऑल्सो एक चीज जो एक क्वेश्चन आया हुआ है, डज इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू रेंट रिस्ट्रिक्शंस एक्ट? पंजाब एंड हरियाणा का मैं एटलीस्ट बता सकता हूं. दिस मैटर केम अप इन पंजाब हाई कोर्ट, रामकिशन वर्सेस संतरा देवी, 1986 पंजाब. इट्स अ डीबी डिसीजन, डिविजनल बेंच डिसीजन. Indian Evidence Act does not apply to proceedings under Rent Restrictions Act as applicable to Punjab and Haryana. FERA, Foreign Exchange Regulation Act 1973. It's a quasi-judicial proceeding, hence Indian Evidence Act does not apply to it. उसे मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी, जो अभी लोक आयुक्त के कोर्ट बने हैं, लोक आयुक्त का कोर्ट के ऊपर क्या एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा? मैंने सर्च किया एंड आई फाउंड एन आंसर इन गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट मिला मुझे, मन्नू भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1992 गुजरात हाई कोर्ट. द कोर्ट ऑफ अ लोक आयुक्त is a civil court and hence Indian Evidence Act applies. जजमेंट है ये मेरे पास. जैसे कि मैंने बोला, हमारा डिसीजन, हम बात कर रहे थे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. अभी तक हमारा आधा माइंड क्लियर हुआ है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, और हमने देखा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विजावी ट्रिब्यूनल्स. तो नेचुरली अगला जो वर्ड है, इन और बिफोर अ कोर्ट. इन और बिफोर का मतलब, ये दो वर्ड क्यों यूज किए? हर चीज में वाई में जाना है मेरे स्टूडेंट को. सर लिख दिया होगा, गलती से लिख दिया होगा, ऐसा कुछ गलती से लॉ में नहीं होता है. इन एंड बिफोर, इसका रीजन हिस्टोरिकल है. पहले क्या होता था, जहां किंग के कोर्ट्स होते थे, तो किंग का जहां पे पैलेस होता था, उसका एक पार्ट होता था जिसको कोर्ट में कन्वर्ट हो जाते थे, तो वहीं वो उसी जगह पे कोर्ट लगता था. तो इन का मतलब हो गया बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जहां कोर्ट होता है. जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग्स हैं, उस बिल्डिंग में जाते हैं, तो इन. बिफोर का मतलब क्या है? एक नया कॉनोटेशन आ गया है. जहां पे भी जज बैठ जाए वही कोर्ट है. कल को यहीं स्टूडियो में आके अगर जज साहब बैठ जाए और कहीं हम यहीं से आज से कराएंगे, तो ये कोर्ट बन जाएगा. बिफोर, इसलिए वर्ड यूज्ड है बिफोर. सो इन जगह, बिफोर आदमी, इंसान, जज. सो इसीलिए कोर्ट का कॉनोटेशन आज के दिन में सिर्फ जगह नहीं है, इंसान भी है. सो कोर्ट की डेफिनेशन में जब हम जाते हैं एविडेंस एक्ट में, लेट्स सी दिस डेफिनेशन एज गिवन इन द एविडेंस एक्ट. कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. तो जहां जज बैठ गया वहीं कोर्ट लग सकता है. So I hope you have understood these two words, in and before. अब मेरा बेसिक वर्ड आ रहा है कोर्ट. कोर्ट क्या है? सी, जहां तक कोर्ट का सवाल है, कोर्ट को हम कैसे डिफाइन करें? मैं वेरियस डेफिनेशंस इन द वर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट दूंगा.
सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट. A court is an agency created by the sovereign for the purpose of administering justice. मैं यहां से जाना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी रिपोर्ट है. वो रिपोर्ट जो है वो लॉ कमीशन की है और मैं उसको जरूर कोट करना चाहूंगा. जहां तक लॉ कमीशन का सवाल है, लेट मी टेल यू, एविडेंस एक्ट सीपीसी पाकिस्तान इंडिया में एक ही है. ये 1984 तक तो सेम एविडेंस एक्ट था जैसे हमारा है. फिर 1984 में पाकिस्तान ने अपना एक एविडेंस ऑर्डर एक्ट निकाला था 1984 का. उनका जो अब उन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए. आई एम अवेयर, क्योंकि मैंने एक दो स्टूडेंट से बात की हुई है, उनको एक बार पढ़ाया भी है. तो कानून शहादत वहाँ का है. एनीवे, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द लॉ ऑफ पाकिस्तान. एज फार एज आवर लॉ इज कंसर्न, सबसे पहले हमारे पास 69th रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन ने, जिसने पहला कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन किया था इंडियन एविडेंस एक्ट का. 2002 में लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, हमें पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट पूरा ओवरऑलिंग करना है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, 185th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन. उसके अंदर इन दिस 185th रिपोर्ट कोर्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया. मैं वहां से उठा के आपको पढ़ाना चाहूंगा. कोर्ट को डिफाइन किया गया है इन अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ब्रजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण, 1956 सुप्रीम कोर्ट. This word court was discussed in detail by the Honorable Supreme Court in this judgment. इसलिए ब्रजनंदन सिन्हा बहुत बार कोट किया जाता है. कोर्ट वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आप जब जाते हो इंटरव्यू के लिए, ये एक ऐसा वर्ड है जो कहीं भी ऊपर आ जाता है और कोई भी जो आपके इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर्स होते हैं, कोई भी पूछ लेते हैं कोर्ट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है. ये इतने बेसिक चीजें हैं और काफी मुश्किल है. उस टाइम नहीं सोचता सर कोर्ट तो वो होता है जो कोर्ट है. जवाब नहीं मिलता. लेट मी गिव यू द डेफिनेशन एज गिवन इन ब्रजनंदन सिन्हा. लेट्स सी दैट. आई कोट, कोर्ट इज अ बॉडी और फोरम which must have a power to give a decision or definitive judgment which has finality and authoritativeness, which are essential tests of a judicial pronouncement if it has to be treated as a court. बहुत ब्यूटिफुल, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सीलेंट डेफिनेशन है. इसको रट्टा मारना पड़े तो मार लो. कोर्ट इज अ बॉडी और फोरम which must have a power to give a decision or definitive judgment which has finality and authoritativeness, which are essential tests of a judicial pronouncement if it has to be treated as a court. इसी से मिलता जुलता हमारा डेफिनेशन ऑलमोस्ट है सेक्शन 19 आईपीसी में, जो डिफाइन करता है जज को. जज वो है जो एक डेफिनेटिव जजमेंट देता है. कोर्ट क्या है? सिनोनिमस विद जज है. चाहे सेक्शन 20 कोर्ट्स ऑफ जस्टिस भी डिफाइन करता है आईपीसी में, बट जज की डेफिनेशन हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट है अभी के लिए.
नाउ आई वुड लाइक टू ड्वेल लिटिल मोर ऑन दिस. जो यहां वर्ड, अगर हम डेफिनेशन कोर्ट की, हम नेचुरली कहां जाएंगे? एविडेंस एक्ट में. एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन क्या है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स. And all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सर जजेस और मैजिस्ट्रेट्स के अलावा एंड है ये तो, और ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं? एंड लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, ऐसे कौन है? एग्जाम्पल देता हूं. सीपीसी में हमारे कमीशंस होते हैं, एविडेंस लेने जाते हैं, वो विटनेसेस के घर जाते हैं. अस्पताल में है तो हॉस्पिटल में जाते हैं. दे आर कोर्ट्स. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं. सो प्लीज रिमेंबर, persons legally authorized to take evidence does not mean that it includes also quasi judicial tribunals. ये चीज मैं सारी इस 185th लॉ कमीशन से बोल रहा हूं. ये जो डेफिनेशन है, again I'm going back to this famous case of Brajanandan Sinha. In Brajanandan Sinha versus Jyoti Narayan 1956 Supreme Court held the definition of a court is not an exhaustive definition in Evidence Act. It is only an inclusive definition. So that is why this definition is only applicable to Evidence Act. जैसा कि मैंने पहले भी कोट किया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टी.आर. वर्मा 1957, Indian Evidence Act does not apply to inquiries conducted by tribunals even if they are quasi-judicial in character. All they have to do is adhere to the principles of natural justice. Bas. Central Bank of India versus P.C. Jain 1969 Supreme Court. Evidence Act does not even apply to domestic tribunals. K.L. Shinde versus State of Mysore 1976 Supreme Court. Evidence Act does not apply to departmental proceedings also. क्वेश्चन अब एक बहुत इंटरेस्टिंग उठा, और ये क्वेश्चन पूछा गया एक एडीजे के इंटरव्यू में 2-3 साल पहले, और तभी मैंने इस पे ये रिसर्च की और फिर ये लेके आया हूं आपके लिए. क्या इंडियन एविडेंस एक्ट रेवेन्यू कोर्ट्स पे लगेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. रियली हैट्स ऑफ टू द पर्सन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन. एक चीज याद रखनी है कि रेवेन्यू कोर्ट्स इंडिया में भरे पड़े हैं. रेवेन्यू जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए इनके जो लॉज हैं वो लोकल लॉज हैं. सो ऑल रेवेन्यू लॉज आर लोकल लॉज, क्योंकि स्टेट के हैं. दे आर गवर्न्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. कई जगह पे सिविल कोर्ट की पावर दी हुई है. जहां सिविल कोर्ट की पावर दी हुई है वहां एविडेंस एक्ट लगता है, और जहां नहीं दी हुई वहां नहीं लगता. खिचड़ी है. This 185th Law Commission has given a recommendation. रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर एविडेंस एक्ट को मत अप्लाई करो, यूनिफॉर्म कर दो. बिकॉज रेवेन्यू के मामले ऐसे होते हैं जिसमें स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस एक्ट नीड नॉट बी अप्लाइड. सो वी रेकमेंड इन आवर 185th लॉ कमीशन रिपोर्ट कि रेवेन्यू कोर्ट्स पे नहीं लगाना आपको. एक बहुत पुराना मेरे पास 1878 कैलकाटा का फुल बेंच जजमेंट है कि जहां जूरी होती है तो क्या जूरी पे लगता है? आंसर इज यस. बोथ जजेस एंड जूरी कम इन द वर्ड जजेस, तो इसलिए उन पे भी लगता है. सो नाउ आई होप एवरीबडी इज क्लियर
कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर का मतलब हो गया वो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो एक कोर्ट में एक जज चला रहा है, एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो हायरार्किकल है, जो सिविल कोर्ट है, जो क्रिमिनल कोर्ट है, उसमें चला रहा है, और वो भी एक क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी के सामने नहीं, बट एक फुल फ्लेज्ड कोर्ट। कोर्ट क्या है? एक जज भी है, मैजिस्ट्रेट भी है, इन भी है, बिफोर भी है, जहां पे एक डेफिनेटिव जजमेंट दी जाती है। वो है हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर अ कोर्ट। काफी लंबा मैंने एनालिसिस दिया है, बट देन एक बार आपको ये समझ आ जाएगा, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। अब आगे चलते हैं। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये हम देख चुके हैं। इट अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर बाय वर्च्यू ऑफ द 2019 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड अप्लाइज to all judicial proceedings in or before any court, including courts martial convened other than courts martials convened under Army Act 44 and 45, Victoria C58, Naval Discipline Victoria 109, Indian Navy Discipline Act 1934 or the Air Force Act. इस चीज को भी समझना जरूरी है। Indian Evidence Act applies to all courts martials. कोर्ट मार्शल में डेथ पेनल्टी भी है, लंबी लंबी इंप्रिजनमेंट्स भी हैं, शरीर को कष्ट देने वाली सजाएं भी हैं। हमें स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एविडेंस के लगाने पड़ेंगे। इसीलिए कोर्ट मार्शल तीनों के होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो कोर्ट्स मार्शल्स में भी वी विल फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये जो आगे लिखा है अदर देन, ये जो आपको देख रहे हो, आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी, एयरफोर्स एक्ट, ये सारा ये क्या है? ये जो लिखा हुआ है ये कायदे से रिडंडेंट हो चुका है और ये निकल जाना चाहिए था। ये 185th लॉ कमीशन रिपोर्ट में ये चीज क्लियर की गई। इन द 185th लॉ कमीशन रिपोर्ट इट सेज आर्मी एक्ट 1881, जिसका ये पार्ट यहां दिखा रहा है, दैट वाज ऑलरेडी रिपील्ड बाय द ब्रिटिश स्टैट्यूट्स एप्लीकेशन टू इंडिया रिपीलिंग एक्ट 1960। 1960 में जो पुराना आर्मी एक्ट था जिसका ये मेंशन बता रहा है, ये आर्मी एक्ट 44-45, ये 1881 का लॉ है जो रिपील हो चुका है बाय द ब्रिटिश स्टैट्यूट्स एप्लीकेशन टू इंडिया रिपीलिंग एक्ट 1960। बेकार पड़ा है, इसको निकालना है, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया हुआ है। सिमिलरली इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट जो यहां बोल रहे हैं 1934 का, अडेप्टेशन ऑफ लॉज ऑर्डर 1950 का जो था उसको खत्म कर दिया। सो ये खत्म हो चुका है, उसकी जगह आ गया है हमारे पास नया एक्ट नेवी का, नेवी एक्ट 1957। ये रिडंडेंट हो गए हैं, ये डेडवुड हो चुके हैं। सिमिलरली एयरफोर्स एक्ट जो था, जो यहां पे हम रेफर कर रहे हैं, वो 1917 का था, वो भी रिपील हो गया है। That has also been repealed by the same British Statutes application to India repealing Act 1960। तो ये जो लिखा है अदर देन, इसको आप काटा मार सकते हो क्योंकि ये वैसे ही रिपील हो चुके हैं, ये डेडवुड पड़ी है। जो लॉ कमीशन ने कहा है कि बहुत टाइम हो गया, इसको निकालते क्यों नहीं हो आप, तो ये कायदे से निकल जाना चाहिए। सो डोंट हैव एनी रिजर्वेशंस अबाउट दिस पार्ट। सो इंडियन एविडेंस एक्ट applies to all courts martials। करंट सिनेरियो क्या है? आर्मी एक्ट का हमारे पास है 1950। जो आज हमारी आर्मी है वो आर्मी एक्ट 1950 से गवर्न होती है, पूरा उसमें प्रोसीजर भी है, कोर्ट्स मार्शल उसी में होता है।
एयरफोर्स एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957। क्वेश्चन अब ये उठता है, यहां तो लिख दिया आपने कि कोर्ट्स मार्शल में एविडेंस एक्ट लगेगा, क्या इन एक्ट्स में लिखा है कि एविडेंस एक्ट लगेगा? यहां तो आपने कोर्ट्स मार्शल एक जनरल सा वर्ड लिख दिया, पर मुझे स्पेशल स्टैट्यूट का एप्लीकेशन भी तो चाहिए। है, तीनों एक्ट्स में है। अगर मैं आता हूं सेक्शन 133 ऑफ आर्मी एक्ट 1950, सेक्शन 132 एयरफोर्स एक्ट 1950, सेक्शन 130 नेवी एक्ट 1957, ये तीनों सेक्शंस अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट subject to the provision, of course, of their own acts. तो आज हमने दो चीजें देखी, टेरिटोरियल एप्लीकेशन टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड सेकंड सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन पॉजिटिव, दो पार्ट्स में। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर अ कोर्ट, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, एंड इट अप्लाइज टू ऑल कोर्ट्स मार्शल्स which are covered by section 133 by virtue of section 133 Army Act 1950, by virtue of section 132 Air Force Act 1950, and by virtue of section 130 Navy Act 1957. Indian Evidence Act applies to all these three modern courts martial laws. Today's lecture was little heavy, I understand, मुश्किल है ये लेक्चर आज का, बट बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको इतना पता है। सेक्शन 1 बहुत डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि मैंने बोला, सेक्शन 1 ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको, मेरे लेक्चर को अगर पहले हो सकता है पहली बार में थोड़ा सा सिर के ऊपर से जाए, 2 बार 3 बार 4 बार सुनो, मास्टरी करो। और अब आपका क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपने लिखना है। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्रिटिकली एग्जामिन। सेकंड क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज ओनली बिफोर कोर्ट्स। हाउ इज अ कोर्ट डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रिब्यूनल? Discuss the relevancy of application of Indian Evidence Act in the light of this statement. तीसरा क्वेश्चन, 5 नंबर का, Evidence Act applies to court martial. How far does it apply? Elaborate. अभी तक ये क्वेश्चन बने हैं, प्लीज राइट योर आंसर्स और साथ साथ इनको बनाना शुरू करो। Thank you. God bless.